गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो फटाफट चैट विंडो पर रिप्लाई करिए जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो फटाफट चैट विंडो पर रिप्लाई करिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब जीओसी को एंजॉय कर रहे होंगे। और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, काफी बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया और काफी सारे बच्चों का मुझे खुशी हुई कि वो आंसर सही था। तो आई एम सो हैप्पी, बहुत सारे बच्चों का वो आंसर सही है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी जीओसी बहुत अच्छे से सीख रहे हो और पूरा पूरा जीओसी आप सीख जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और उसमें जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा यहां पर काम आ रहा था। ठीक है, चलो तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया है उनके भी काम आएगा, और जिन बच्चों ने थोड़ा गलती करी उनको अपनी गलती समझने में मदद करेगा। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेक्चर को जल्दी स्टार्ट किया है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन ये था, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हैं इनके इफेक्ट्स लगाता हूं। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर कहीं इफेक्ट लगाने में कोई गलती करूं तो आप मुझे चैट विंडो पे बताना। तो ध्यान से देखना, मैं इफेक्ट लगाने में गलती कर सकता हूं, जानबूझ के भी गलती कर सकता हूं, ध्यान रखना। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का सब्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट लगा रहा हूं, प्लस आई प्लस एम, NH2 प्लस एम माइनस आई, OH प्लस एम माइनस आई, CH3 प्लस H। ये देखो मेरी आदत बेटा, जब भी हाइपर लगाता हूं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ में लिख ही देता हूं, लिखना चाहिए। तो प्लस H विथ 3 अल्फा प्लस आई, इसमें प्लस H विथ 2 अल्फा, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा है तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन काम आएंगे। तो प्लस H विथ 2 अल्फा, यहाँ पर दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एक ही है, तो यहाँ पर है अपना प्लस H विद 1 अल्फा प्लस आई, इसका प्लस आई, नो प्लस H। मेटा पोजिशन माइनस आई ओनली, पैरा पोजिशन माइनस एम माइनस आई, मेटा पोजिशन माइनस आई ओनली, कुछ नहीं। ओ नेगेटिव का प्लस एम प्लस आई, ओ नेगेटिव मेटा पोजिशन ओनली प्लस आई, NO2 माइनस एम माइनस आई। एक बार इफेक्ट्स को चेक करिए, मेरे आंसर को भी चेक करिए, आप अपने आंसर को भी चेक करिए, कहीं कोई वेरिएशन दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं बेटा, अब चेक कर लो दक्ष। तो पहला काम तो होता है बेटा कि इफेक्ट्स हम लोग सही लगाएं। तो आप अपने जो आपने इफेक्ट्स लगाए पहले चेक करो, आपने सही इफेक्ट्स लगाए हैं क्या? अगर आपने इफेक्ट सही लगा दिए मतलब आपने आधी से ज्यादा जंग तो जीत ली। नो वेरिएशन, परफेक्ट। मतलब आधी से ज्यादा जंग इसी बात की थी कि आप इफेक्ट सही लगाओ। नो वेरिएशन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो अब कंपैरिजन वाला मामला। कंपेयर जब करेंगे बेटा तो मैंने कहा था तुम्हें कि पहले हमेशा भगवान जी को देखना, फिर भगवान जी को देखना, फिर इंडक्टिव को देखना। और कार्बोकेटाइन के लिए वी नीड डोनेटिंग। तो हम लोगों ने एक स्केल बनाई थी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। वो स्केल क्या थी कि अगर कहीं पर प्लस एम होगा तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि भगवान जी दोस्त होंगे, और अगर भगवान जी दुश्मन है तो वो लास्ट में आएगा। तो हम वो स्केल को एक बार लिख लेते हैं। तो उससे क्या करेंगे, अपन इतने बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लस एम भगवान जी दोस्त सबसे आगे, भगवान जी दुश्मन पीछे, बाकी चीजें बीच में आएगी। इसके बाद में भगवान जी का नंबर आता है, तो प्लस एच अगर होगा तो इधर आएगा, माइनस एच होगा तो यहां पर आएगा। माइनस एच एनीवे मैंने दिया ही नहीं है, हमारे काम का भी नहीं है। इसके बाद में प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, अच्छा अगर किसी ग्रुप के एक से ज्यादा इफेक्ट्स लग रहे हैं तो उसको मैं यहां कहां प्लेस करूं स्केल पर, यह डिपेंड करता है कि उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो मेसोमेरिक, हाइपर और इंडक्टिव, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ का ये होता है। तो इसी ऑर्डर में हम उसको इस स्केल में प्लेस करते जाएंगे। तो देखते हैं, अब एक एक को अपन प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो प्लस एम भी है प्लस आई भी है, बट कहां पर मैं इसको प्लेस करूं, प्लस एम पर प्लेस करूं कि प्लस आई में प्लेस करूं, तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो डिसाइड करेगा। तो प्लस एम इज डोमिनेटिंग, तो वो प्लस एम जहां है वहां पर आएगा। तो फर्स्ट वाला आ रहा है आपका यहां पर, सेकंड वाले में भी प्लस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग प्लस एम है तो प्लस एम वाले स्केल पे जाएगा। थर्ड भी प्लस एम, फोर्थ वाला प्लस एच भी प्लस आई भी है। बच्चों बताओ मुझे, प्लस एच प्लस आई दोनों है तो उसको किस स्केल पे रखूं, प्लस एच वाले स्केल में रखूं कि प्लस आई वाले स्केल में रखूं, बताओ। प्लस एच, मतलब जो भी डोमिनेटिंग फैक्टर है उस वाले स्केल में रखा करो। तो फोर्थ, फिर फिफ्थ भी यहां पर क्योंकि प्लस एच है, फिर सिक्स्थ भी यहां पर है,
अब सेवेंथ वाले में प्लस एच नहीं है, केवल प्लस आई है, तो प्लस आई वाले केस में जाएगा तो सेवेंथ हमारा यहां पर जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अब माइनस आई, एट्थ वाला माइनस आई में जाएगा। यहां माइनस आई माइनस एम दोनों है, तो डोमिनेटिंग माइनस एम है, तो माइनस एम विल डिसाइड इट्स प्लेसिंग, तो नाइन्थ वाला माइनस एम कैटेगरी में जाएगा। टेंथ वाला माइनस आई, तो टेंथ वाला यहां पर जाएगा। 11th वाले में कुछ नहीं आई, तो 11th वाला यहां पर। 12th वाले में प्लस एम प्लस आई, तो प्लस एम के हिसाब से जाना है, तो 12th वाला यहां पर आएगा। फिर प्लस आई, तो प्लस आई कैटेगरी हमारी यहां पर है 13। फिर माइनस एम कैटेगरी 14। क्या यहां तक बात समझ में आई सभी को? मैंने उस बड़े से क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए। प्रकृति बेटा कर सकते हो, लेकिन एक बात बोलूं बच्चा, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे बेस्ट तरीका ये लगा, सच बता रहा हूं, इससे गलती नहीं होती है। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि काफी सारे बच्चों का आंसर इस वजह से बहुत सही हुआ। कई बच्चों ने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो किया, उन्होंने स्केल बनाई, स्केल के बाद में प्लेसिंग करी, तो बड़ा सा क्वेश्चन डरावना दिख रहा था, बट वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, तो बड़ा ईजी हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ईजिएस्ट वे तुम्हें बता रहा हूं। चलो, अब अपना पहला क्वेश्चन हो गया कि 1 2 3 और 12 में अपने को करना। अब देखें 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 एंड कौन सा है बेटा? 12। 12 किधर है? ये रहा। तो सबसे पहले अपने को अब चेक करना पड़ेगा प्लस एम को। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा समझने वाला मामला है। देखो, इन सब में प्लस एम है, लेकिन प्लस एम सबका अलग अलग है बच्चा, सबका अलग अलग है। ग्रुप्स अगर देखें अपन, फर्स्ट में तो ओ नेगेटिव है, तो मैं इधर एक्स्ट्रा में सॉल्व करता जा रहा हूं। मेरे पास में एक ग्रुप है ओ नेगेटिव, एक ग्रुप है मेरे पास में NH2, एक ग्रुप है मेरे पास में OH। तो फर्स्ट में O नेगेटिव, सेकंड में प्लस एम, सेकंड में NH2, थर्ड में OH और 12th वाले में O नेगेटिव। मतलब मेरे पास में बेसिकली प्लस एम लगाने वाले 3 अलग अलग ग्रुप हैं। उन तीनों ग्रुप को मैंने यहां पर लिखा। अब प्लस एम को ढंग से अपने को कंपेयर करना है, क्योंकि 3 अलग अलग ग्रुप हैं बच्चा, तो उनके प्लस एम तो अलग अलग लगेंगे ना। अच्छा, प्लस एम की रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी, याद करिए, जब मैंने इंडक्टिव पढ़ाया था, जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया, जब मैंने हाइपर पढ़ाया, मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ हर जगह पढ़ाई है। तो प्लस एम या प्लस आई या प्लस एच, प्लस मतलब होता है देना। तो कौन देना चाहता है? जो कम लालची होगा। कम लालची कौन? जो नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जो एटम होगा वो बढ़िया डोनर होगा। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बढ़िया डोनर है, तो उसका प्लस एम बहुत अच्छा होगा। तो अगर मैं प्लस एम की स्ट्रेंथ की बात करूं, तो प्लस एम की जो स्ट्रेंथ है बच्चा, वो ओ नेगेटिव की बहुत अच्छी है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। एनी नेगेटिवली चार्ज एटम इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपेयर टू न्यूट्रल। अच्छा, दे बोथ आर न्यूट्रल। न्यूट्रल तो फिर नॉर्मल पीरियोडिसिटी, नॉर्मल पीरियोडिसिटी हमारी कहती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज मोर लालची कंपेयर टू नाइट्रोजन। मोर लालची देना पसंद नहीं करेगा। व्हाट वी नीड फॉर प्लस एम, फॉर बेटर प्लस एम, वी नीड बेटर एंड बेटर डोनेशन, वी नीड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भैया इसी ऑर्डर में आंसर होना चाहिए। मतलब जो ओ नेगेटिव वाला केस है, उसके भगवान जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भगवान जी हैं। ठीक है, तो प्लस एम सब में है, लेकिन भगवान जी की स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो भगवान जी अगर दोस्त हैं, तो वी नीड स्ट्रॉन्ग भगवान जी दोस्त। स्ट्रॉन्ग भगवान जी दोस्त इज ओ नेगेटिव, तो हमारे ओ नेगेटिव वाले पहले आएंगे। तो फर्स्ट और 12 पहले आएंगे, फर्स्ट और 12 पहले आएंगे। अच्छा, आप सुनो, फर्स्ट और 12 दोनों में है तो ओ नेगेटिव है ना, तो दोनों में भगवान जी तो सेम है, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। भगवान जी में अंतर होता तो भगवान जी में कंपेयर करते हैं, भगवान जी में मतलब अंतर नहीं है, वो फर्स्ट हो या 12 हो, दोनों में ओ नेगेटिव आ रहा है। अब क्या करें? मतलब अब भगवान जी से फर्क नहीं पड़ता है, भगवान जी ओ नेगेटिव में भी वही है और यहां पर भी वही है, क्योंकि दोनों ओ नेगेटिव है। बस अंतर इतना है कि यहां पर भगवान जी ओ नेगेटिव ऑर्थो पर है, यहां पर भगवान जी नेगेटिव जो है ओ नेगेटिव वो पैरा पर है। भगवान जी अगर सेम है और केवल अंतर इस बात का है कि वो एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर भगवान जी सेम है तो भगवान जी ऑपरेट्स इक्वली फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा। दिल लगी जितनी पड़ोस में लगती है उतनी सामने से लगती है, बराबर लगती है। इसका मतलब अब प्लस एम से फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर किससे फर्क पड़ेगा भैया? तो फिर प्लस आई से फर्क पड़ेगा, प्लस आई से फर्क पड़ेगा। और प्लस आई क्या है फिर? प्लस आई तो दोस्त है, और दोस्त पास होना चाहिए। तो दोस्त पास होना चाहिए, मतलब द बेस्ट वन विल बी 12। तो द फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर को हम किस कलर से लें? इस कलर से लिखते हैं, ये विजिबल अच्छा होगा। चलो, तो बढ़िया आंसर क्या आ रहा है हमारा? सबसे पहले आ रहा है 12, 12, 12 के बाद आएगा 1। ठीक है, चलो इसके बाद में 2 और 3 में प्लस एम किसका अच्छा? 2 का अच्छा, 2 फिर 3। तो हमारा ये वाला सेक्शन सॉल्व हो गया। अब 4 5 6 में कंपेयर करना है। 4 5 6, 4 5 6 है प्लस एच कैटेगरी। तो भैया
प्लस एच कैटेगरी है, पहले प्लस एच कंपेयर तो करो। प्लस एच अल्फा हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा प्लस एच, जितना ज्यादा प्लस एच उतना ज्यादा कार्बोन स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा प्लस एच कहां, 3 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा, तो यही ऑर्डर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो 4 5 6, अब क्या करना है अपने को, 7 और 13 में कंपेयर करना है बेटा। 7 है अपना ये वाला और 13 अपना किधर है, ये वाला, दोनों में प्लस आई है बेटा, दोनों में प्लस आई है। इंडक्टर तो डिस्टेंस डिपेंडेंट चीज होती है, प्लस आई दोस्त है, पास होना चाहिए, तो पावर नहीं, पहले तो डिस्टेंस कंपेयर करते हैं। तो प्लस आई दोस्त है, प्लस आई दोस्त है, दोस्त पास होना चाहिए। देखिए यहां पर तो बहुत दूर है, पैरा पर है, यहां पर मेटा पर है, ये क्लोज है, तो प्लस आई दोस्त पास होना चाहिए। तो पास यहां पर है, मतलब 13, फिर 7, फिर 11। अब 8 और 10 में कंपेयर करते हैं, 8 और 10, 8 ये रहा और 10 ये रहा, अगेन माइनस आई है भैया, 8 और 10 दोनों में माइनस आई, तो दुश्मन है, दूर होना चाहिए। लेकिन दूर क्या है, तो बराबर ही आ रहे हैं बेटा। देखो ये 1 2 थर्ड मतलब मेटा पर है, और 1 2 3 ये भी मेटा पर है, दोनों मेटा, तो पोजीशन तो दोनों की सेम है। तो फिर पावर कंपैरिजन, पावर कंपैरिजन में NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। इंडक्टर में हमने पढ़ा था NO2 का माइनस आई Cl से ज्यादा होता है। माइनस आई तो दुश्मन है, दुश्मन स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए ना बाबा ना, दुश्मन स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, तो बेहतर कौन, 10th वाला। कौन सा, 8th वाला। 9 और 14 में करते हैं, किधर है 9, ये रहा 9, वो रहा 14, माइनस एम, दोनों NO2, तो माइनस एम तो सेम लग रहा है ऑर्थोपैरा से, तो फिर माइनस आई से करेंगे। माइनस आई दोस्त की दुश्मन, दुश्मन दूर की पास, दूर, तो 9 वाला बेटर। तो दैट शुड बी दी फाइनल आंसर फॉर दैट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ये जिन बच्चों ने क्रैक कर लिया, मजा आ गया यार, इतनी जल्दी इसको क्रैक कर पाना डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, फुल करेक्ट, कोई बात नहीं बेटा। जो बच्चे मुझे आंसर भेजना भूल गए, मैंने उनके लिए पूरा सॉल्व कर दिया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार में ही ये सही आंसर दे दिया, पहली बार में, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने एक या दो गड़बड़ की, बाकी आंसर सही था। वो मतलब इसको मैं कहूंगा 90% भी अगर आपने सही किया है, 80% भी आपने सही कर दिया है बेटा, अभी तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। इतनी जल्दी जीओसी की समझ आना बहुत कम बच्चों में होता है। वेरी गुड। एक या दो गड़बड़ करी नहीं फर्क पड़ता बेटा, मैंने क्या बोला, अगर इसका 80% भी आपने 75% भी अगर इसका सही किया है तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। एक बात और, जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अब, क्योंकि कल मैंने जान पढ़ाई थी और जीओसी की। ठीक है, चलो राइट बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने गलतियां बहुत ज्यादा करी उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अब मैं जीओसी को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। बच्चों अब कोशिश करना, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन और करेंगे सही आंसर देने की, ठीक है ना। मैं तुम्हें घुमाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मेरे माया जाल में मत आना, बिल्कुल अपने फोकस रखना अपने पूरे उस किस पे, कंसेप्ट बिगड़ने ना पाए, ठीक है। अगर कोई बच्चा कंसेप्ट को संभाल के रखेगा वो मेरे माया जाल में नहीं आएगा, तो मैं माया जाल बुनने वाला हूं। करो कंपेयर, कंपेयर दी स्टेबिलिटी।
करिए बेटा कंपेयर। अरे वाह, थैंक यू। जीओसी समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। जीओसी बहुत मजेदार टॉपिक है बेटा, बहुत ही मजेदार, आईपीसी से ज्यादा अच्छा है ये। अच्छा, जिन भी बच्चों ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया बेटा यार, बहुत बड़ा गड़बड़। मतलब जो बच्चे लाइव लेक्चर नहीं ले रहे हैं और रिकॉर्डिंग के भरोसे हैं, कितनी गलत बात आप लोग करते हो, कितनी बड़ी गलत बात आप लोग करते हो यार। और आप देखो, आपकी एक गलती आपको कितनी भारी पड़ेगी। आपको जीओसी का अल्लाह पल्ला नहीं नहीं पड़ेगा अभी लास्ट लेक्चर की वजह से, केवल एक लेक्चर की वजह से। तो इसीलिए जीवन में गलती करना मत नेक्स्ट टाइम। मैं कोशिश करूंगा, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है उन्हीं के लिए मैंने ये वाली चीज वापस समझाई थी। बट अगेन कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, आपको ध्यान में रख के मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट 100% बात समझ में आए जरूरी नहीं, वो तो यार पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। कोशिश करेंगे कि आपको तो भी बात समझ में आए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कभी ये बेवकूफी नहीं करना, ठीक है। हमेशा लाइव लेक्चर आप लीजिए। लाइव लेक्चर की बात अलग होती है, वो तो एड ऑन फीचर है कि ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, उसका एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा गड़बड़ ना करना नेक्स्ट टाइम। तुम्हारे लिए मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी मैं साथ में अपने लेके चलूं। चलो, गोपाल, लेकिन बच्चा नेट खत्म हो गया था, तो ये अपने पास में अलग अलग कंपनीज के रिचार्ज की फैसिलिटी है ना बच्चा, ये तो अपनी जिम्मेदारी है यार। हमेशा याद रखो, अभी ऑनलाइन के जमाने में, कोरोना काल में ऑनलाइन सब कुछ है, तो अपने को वो सारी चीजें तो पहले से मैनेज करनी कि डेटा है कि नहीं है, या वो सारी चीजें, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा बच्चों तुम्हें साथ रहने की, चिंता नहीं करो। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब फॉरगेट इट, जो हुआ ठीक है। नहीं लेक्चर अटेंड कर पाए कोई बात नहीं, अब मन से उसको निकालो, कोशिश करो तो भी समझने की। देखो बच्चों, भाई आप सबको इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि इफेक्ट्स लगाने आते हैं फटाफट। जिन बच्चों को आता है उन्होंने तो कर लिया होगा, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर मिस किया वो थोड़ा ध्यान देना। इन चारों कार्बोकेटाइन में हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो हमेशा से हमारा तरीका क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कैटायन पे इफेक्ट लगाते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसका इफेक्ट लगाते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है CH3 का, तो CH3 का इफेक्ट क्या लगता है, CH3 का इफेक्ट लगता है एक तो प्लस आई, दूसरा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है बेटा। कैसे सेटिस्फाई हो रही है देखो जरा, सेटिस्फाई हो रही है कैसे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, sp3 कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो हाइपर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हाइपर लगेगा। अच्छा, मैंने बताया था 2-3 लेक्चर पहले भी कि रेजोनेंस हो या हाइपर हो, किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस या हाइपर कहां काम करता है, उस ग्रुप से, अगर बेंजीन पर है तो उस ग्रुप से पड़ोस में और सामने। तो भूखे पर हाइपर लगेगा, क्योंकि भूखा सामने है तो उस पर हाइपर लगेगा, तो प्लस एच लगा। और प्लस एच कितने अल्फा का लगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन का, ठीक है। यहां देखते हैं CD3 भी CH3 जैसा ही है, तो वही प्लस आई और वही प्लस एच विथ 3 अल्फा। यहां पर CT3 भी प्लस आई प्लस एच विथ 3 अल्फा। अच्छा, अब इफेक्ट्स एक से ज्यादा होते हैं तो कंपैरिजन में हम लोग हमेशा पहले रेजोनेंस से कंपेयर करते हैं। रेजोनेंस को भगवान का दर्जा है, फिर हाइपर और फिर इंडक्टिव, ये हमारा ऑर्डर रहता है। तो हाइपर रेजोनेंस नहीं दिख रहा हमें, हाइपर और इंडक्टिव दिख रहा, तो हम हाइपर से कंपेयर करेंगे। लेकिन हाइपर से ढंग से कंपेयर करो। देखो, हाइपर सब में है, लेकिन सब में हाइपर अलग अलग है। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के वक्त पढ़ा था बेटा कि CH3 CD3 CT3 में हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का अच्छा होता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में वो CH बॉन्ड टूटता है ना, तो CH3 में CH बॉन्ड टूटेगा, CD3 में CD बॉन्ड टूटेगा, CT3 में CT बॉन्ड टूटेगा। CT बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना हेवियर आइसोटोप होता है उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। CH बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लोअर आइसोटोप को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो जहां कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो प्रोसेस फेवरेबल होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्योंकि CH बॉन्ड टूटना है, तो CT CD के कंपैरिजन में CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्ट्रेंथ वाला माना जाएगा। अच्छा, हमारा प्लस एच जो है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो भगवान भागवान है, हाइपर मतलब भागवान है, और भागवान स्ट्रॉन्ग कौन सी है, भागवान स्ट्रॉन्ग CH3 है, तो यस, भागवान दोस्त और स्ट्रॉन्ग भागवान दोस्त, बहुत अच्छी बात। तो आंसर ये होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर मिस किया, क्या उनको बात समझ में आई बेटा, एक बार रिप्लाई करिए प्लीज। अरे यार, अब ये एक नई कहानी कि सर मैं लेट लॉगिन हुआ हूं तो फिर से एक्सप्लेन करो, नहीं कर सकता, अब ये गलत बात है यार। एक ही चीज को बार बार थोड़ा कर सकता हूं यार, कब से पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर मिस किया उनको थोड़ी बात समझ में आई बेटा, फुली अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां देखो, यहां कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर भी सेम चीज है बेटा।
इसका हाइपर लगेगा, हाइपर कहां लगेगा? पड़ोस में और सामने। भूखा पड़ोस में, तो भूखे पर हाइपर लगा, तो भूखे पे इफेक्ट लगाते हैं, जरा क्या लग रहा है? जिसने भी लेट ज्वाइन किया भैया तो आप समझ ले यार, क्या करते हो तुम लोग यार, कभी कोई लेट ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई लेक्चर मिस कर रहा है, मजाक लगा रखा है बिल्कुल। CH3 इसका हाइपर कहां लगेगा? किसी भी ग्रुप का हाइपर या रेजोनेंस उस ग्रुप से पड़ोस में और सामने लगता है, तो इसका हाइपर लगेगा पड़ोस में और सामने, राइट। अच्छा, भूखा पड़ोस में, तो भूखे पर इसका हाइपर लगा, तो प्लस एच विथ 3 अल्फा प्लस आई। इंडक्टिव तो लगना ही है। CD3 का भी वही, प्लस आई प्लस एच विथ 3 अल्फा प्लस आई प्लस एच विथ 3 अल्फा। ठीक है, तो लगा दिया भैया। अब कंपेयर करना है, वही प्लस एच से कंपेयर करेंगे। हाई भागवान है तो भागवान, और भागवान कौन सी अच्छी, कौन सी स्ट्रॉन्ग भागवान है? क्योंकि CH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो CH3 का हाइपर स्ट्रॉन्ग है। भागवान दोस्त, स्ट्रॉन्ग भागवान दोस्त, बहुत अच्छी बात। मेटा पर इसका हाइपर जो लग रहा है बेटा, हाइपर की वजह से इंपैक्ट आएगा यहां पर पड़ोस में और सामने। भूखा ना पड़ोस में ना सामने, तो भूखे पर तो लगा ही नहीं हाइपर, तो क्या लगा? केवल प्लस आई लगा, नो हाइपर। हाइपर इसका लग रहा है बट उसका इंपैक्ट आ रहा है पड़ोस में और सामने, भूखे पर नहीं आ रहा। हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि भूखे पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो भूखे पर हाइपर नहीं लग रहा, केवल प्लस आई लग रहा है। यहां पर भी प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई, प्लस आई से होगा। और प्लस आई के मामले में CT3 बहुत अच्छा है, प्लस आई दोस्त, और CT3 का प्लस आई हाईएस्ट है, तो हमने याद करो पढ़े हैं ये दोनों ऑर्डर। प्लस आई में अगर बोलूं तो CH3 CD3 और CT3 में प्लस आई CT3 का ज्यादा और प्लस एच CH3 का ज्यादा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो प्लस आई से कंपेयर हो रहा, तो प्लस आई दोस्त है, स्ट्रॉन्ग दोस्त CT3 है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा कितने लोगों का सही रहे ये तीनों? कितने लोगों के ठीक रहे? गुड, वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया GOC। अब बच्चों यहां देखो यार, यहां पर पहले इफेक्ट्स लगाऊं, प्लस एम प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम माइनस आई इफेक्ट, वही प्लस एम माइनस आई। लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस एम सबका अलग अलग है। प्लस एम की स्ट्रेंथ पे अपनी ऑलरेडी बात हो चुकी है। प्लस एम सबका अलग अलग है। अगर मैं प्लस एम की स्ट्रेंथ की बात करूं, नेगेटिव में, NH2 में, OH में और NHCO CH3 में, तो मुझे बता सकते हो सबसे मिनिमम प्लस एम किसका होगा इन चारों में? सबसे कम स्ट्रेंथ किसके प्लस एम की होगी? वेरी गुड, लास्ट वाले की। मैंने शायद तुम्हें एक कहानी भी सुनाई थी, क्रॉस कॉन्जुगेशन, NRI लफड़ा, वो कुछ मैंने कहा था कि देखो अगर NRI लफड़ा है तो वो कुछ पैसे उधर खर्च करने पड़ता है। ऐसी कोई कहानी अपनी हुई थी क्या? बताओ जरा। बताई थी ना मैंने कि क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तो 20 रुपए उधर खर्च हो जाते तो घर में कम पैसे देगा। तो ये देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस है बेटा। तो ये जनाब CO के साथ भी कॉन्जुगेशन में लोन पेयर, तो भैया 20 रुपए तो उधर दे दिए, तो घर में तो 80 रुपीज ही दे रहा है, तो कार्बोडाइन को नेट पैसा कम मिल रहा है। यहां पर ये लोग पूरा पैसा घर में देते हैं, पूरा पैसा घर में देते हैं, लेकिन 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 नियत अलग अलग है सभी की। इट इज बेस्ट डोनर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इसी ऑर्डर में आंसर होगा। O नेगेटिव, व्हाट वी नीड बेस्ट एंड बेस्ट प्लस एम। प्लस एम ज्यादा भी चाहिए और अच्छी नियत के साथ चाहिए, ठीक है, अच्छे मन के साथ चाहिए। बात समझ में आई? राइट बेटा, चलो आगे बढ़ता हूं। अब इन दोनों में देखो बेटा, यहां ध्यान देने वाली बात है। अब थोड़ा नया, तुम इफेक्ट क्या लगाओगे यार? लोन पेयर है तो तुम लोग लगाओगे प्लस एम और इंडक्टिव माइनस आई, लेकिन कोई बता सकता है डोमिनेटिंग कौन सा होगा बेटा? प्लस एम की माइनस आई? CL के केस में कौन डोमिनेटिंग होगा? माइनस आई, नॉट प्लस एम, याद करिए। मैंने कहा था रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, रेजोनेंस दिल, इंडक्टिव दिमाग। तो मैं जनरली कहता हूं दिल दिमाग के झगड़े में दिल की जीत, बट फॉर हेलोजन ये दिल क्या करे? तो याद करिए, वो कुछ बात हुई थी अपनी रानी मुखर्जी खली, ऐसा कुछ बताया था मैंने, डिसिमिलर एटॉमिक साइज, याद आ रहा है कुछ? तो हेलोजन में बेटा बिल्कुल प्लस एम है, माइनस आई है, लेकिन डोमिनेटिंग माइनस आई होगा, प्लस एम नहीं। कारण पता है क्या है? यहां पर जब आप प्लस एम की बात करोगे तो क्लोरीन का लोन पेयर 3p में है और कार्बन 2p, तो यहां 3p 2p ओवरलैप इज नॉट गुड ड्यू टू डिसिमिलर एटॉमिक साइज। तो 3p 2p ओवरलैप इज नॉट गुड, ठीक है, इसीलिए यहां पर माइनस आई विल बी डोमिनेटिंग।
टूपी टूपी होता तो वो फिर पक्का होता है, जैसे NH2 ऑक्सीजन, ये जितने भी होते हैं सेकंड पेरियड वाले, कार्बन भी सेकंड पेरियड बेंजीन का और नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी सेकंड पेरियड, तो वहां टू टू बढ़िया ओवरलैप होता है, तो उन सभी केसेस में मेसोमेरिक इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव, बट थर्ड पीरियड ऑनवर्ड इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो भैया माइनस आई डोमिनेटिंग है, तो ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या आपको कार्बोकेटाइन के लिए विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए क्या बच्चा? नहीं चाहिए, तो बेटर कौन सा है? बेटर ये वाला है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, चलिए परफेक्ट, अब आगे बढ़ता हूं। अब सुनो, अब आगे की पूरी कहानी। तो ये जनरल जनरल मैंने काफी सारा बता दिया, अब कुछ चीजें और मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तुम्हें। मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का एक जनरल ऑर्डर बता रहा हूं, उस जनरल ऑर्डर को आपको याद रखना है। तो जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ये है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। बच्चों ये नाम देखो कैसे पड़ा है, इस नाम को समझो। ये जो है आईयूपीएसी के हिसाब से साइक्लोप्रोपाइल है, एक दो तीन साइक्लोप्रोपाइल है, तो क्या ट्राई साइक्लोप्रोपाइल और एक कार्बन बोले मिथाइल कार्बोकेटाइन, ऐसा नाम दे दिया। मतलब मिथाइल चीज क्या होती है? ये मिथाइल चीज होती है ना, मिथाइल पे पॉजिटिव तो मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब अपन ने एच हटा के तीन साइक्लोप्रोपाइल लगा दिए, तो नाम क्या पड़ गया? ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। ये सबसे बढ़िया। उसके बाद में अगला आता है ट्रोपाइलियम का, मेरे साथ साथ ही लिखते जाना, ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम आयन। इसको एक और नाम देते हैं साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल कैटायन। इसके बाद ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, फिर डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, फिर अलाइल, फिर रूटीन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, फिर विनाइल, विनाइलिक कार्बोकेटायन, फिर अराइल, और लास्ट में एसिटिलिनिक कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी हो गया क्या बेटा?
इसको मैं कैटेगरी ए के कार्बोकेटायन कहूंगा, ए कैटेगरी। अभी बताऊंगा क्यों। हाँ यार, ये नाम याद रखना चाहिए। अरे ये भी कार्बोकेटायन है ना, पॉजिटिव लगा ना बेटा, पॉजिटिव तो आएगा ना सभी जगह, कार्बोकेटायन की बात चल रही है। NH2 का प्लस एम ज्यादा अच्छा होगा हर्ष, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना बेटा, तो वो बेटर डोनर होगा। अरे यार बोर्ड वर्क सेंड नहीं होगा, साथ में लिखो बेटा, साथ में लिखने से ज्यादा समझ में आता है। ये क्या बात हुई, आप साथ लिखिए, मैं टाइम दे तो रहा हूं आपको। हाँ 2-3 मिनट में आपको देता हूं, आप साथ में लिखिए बेटा, लिखने से याद होता है, याद समझिए बात को, जितना आप लिखोगे खुद से। बेटा रेजोनेंस मोस्ट डोमिनेटिंग होता है मिही का, भले ही प्लस एच प्लस आई, लेकिन प्लस एम इज मोस्ट डोमिनेटिंग। हाँ रिकॉर्डिंग्स नॉट अवेलेबल, बिल्कुल, क्या करें। लास्ट के दो पढ़ दूं बेटा, अराइलिक कार्बोकेटायन, विनाइलिक कार्बोकेटायन। अरे विनाइल याद नहीं है क्या यूपीएससी में, CH2 डबल बॉन्ड C, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन की जो साइट होती है उसको विनाइलिक कहते हैं। इसको अच्छे से कॉपी करो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना तुम्हें आ गया, ये अब स्पेशल चीजें हैं बेटा जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। कार्बोकेटायन हमारी ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी चीज है, याद रखना, ऑर्गेनिक की जान है ये, 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर बेस्ड है, कार्बोकेटायन पे। जब कॉपी हो जाए तो डन लिख देना बेटा, लेकिन सब लोग अपने नोट्स में कॉपी करेंगे, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा इसका, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, लेकिन पहले कॉपी में लिखना जरूरी है। जल्दी लिखिए आलोक। लास्ट वाला बेटा ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव है ना, वो एसिटिलिनिक टाइप का कार्बोकेटायन है, एसिटिलीन होती है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद स्टार्ट करना ऋतुराज। चलो बच्चों देखो, कार्बोकेटायन अभी पूरा नहीं हुआ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे आज बातें खत्म होगी, फिर एक लेक्चर लगे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, उसके बाद कार्बोकेटायन खत्म होगा। कार्बोकेटायन मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज है वो, ठीक है। मैंने बोला है 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोकेटायन पे बेस्ड है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद में उसका केमिकल प्रॉपर्टी में रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वो सबसे बड़ी चीज है। देखो अब इसको मैंने एक कार्बोकेटायन लिखा है, फिर ये अलग ये अलग, अब इन सबके मैं ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हें समझाऊंगा पहले, और उसके बाद फिर मैं इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करना बताऊंगा कि ये आया कैसे, ठीक है। तो अभी ध्यान से, आज काफी समझने वाला मामला है। तो ये जो ए कैटेगरी के कार्बोकेटायन है वहां से वहां तक, उसमें कार्बन जिस पर पॉजिटिव है उसके अक्रॉस हमें ऑर्बिटल देखना कैसे है वो मैं बता रहा हूं। तो ये जो अपने ए कैटेगरी वाले हैं ना, जिनको मैंने ए कैटेगरी लिखा है, उन सब में जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव है, आपको 3D में ऐसा देखना है। कैसा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अक्रॉस ये 3 sp2 प्लेन के परपेंडिकुलर
2p ऑर्बिटल खाली, ऐसे देखना है बेटा, 2p वैकेंट, वैकेंट 2p, ठीक है। जैसे सुनो, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। मान लो बेटा ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन को तुम्हें किसी ने कहा कि भैया 3D में सोच के बताओ, सोचो। तो देखो इसमें दो चीजें हो गई, एक तो हो गया कार्बोकेटायनिक पार्ट, दूसरा हो गया बेंजीन। बेंजीन 3D में तुम्हें पता ही है, कई बार मैंने पहले बताया। अच्छा, हमारा जो जनरली ऑर्गेनिक में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हमारा सिग्मा स्केलेटन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है पाई वाला, जो पी ऑर्बिटल या उनसे बनता है। तो इसीलिए मैं सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड के तो होते सीधा सीधा सिग्मा ही बना दिए, तो सिग्मा बॉन्ड्स तो सारे सारे बना दिए मैंने, ठीक है। एच अपनी अपनी जगह होंगे, उसका क्या करना है, एच को भी हम ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, बच्चों को हम पूछते नहीं ऑर्गेनिक में। चलो, ऑर्बिटल कैसा होगा बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर 2p ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन ऐसा ही होता है, 2p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बोकेटायन पे मैंने तुम्हें समझाया कि कार्बोकेटायन पे तुम्हें क्या करना है। तो ये ए कैटेगरी वाला कार्बोकेटायन है, तो इसमें क्या होना है, जहां कार्बन पे पॉजिटिव है, ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर 2p ऑर्बिटल वैकेंट, 2p ऑर्बिटल वैकेंट। समझ में आई बात, ठीक है। और ये बढ़िया ओवरलैप चल रहा है, इनका आपस का ओवरलैप तो है ही, इनका आपस का ओवरलैप तो है ही, इसके साथ ये भी ओवरलैप कर रहा है, तो ये जनाब भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये जनाब भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑर्बिटल व्यू होगा। ये जनाब कैसे इन्वॉल्व हुए, तो वो अपन आरएस वारएस बना के इन्वॉल्व करते हैं ना, यहां पाई बॉन्ड तभी तो बनेगा, तो उसका मैंने प्रेजेंटेशन ऐसा किया है, बना लो, ठीक है। प्रोपाइलियम का नाम है बेटा साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल केटायन, ठीक है रचित, साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल केटायन बेटा। नहीं एक्सक्लूड नहीं हुए आस्था बेटा, एक्सक्लूड नहीं हुए, अभी बताऊंगा। उनके हर एक के ऑर्बिटल डायग्राम एक्सक्लूड होना हुआ, उनसे कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो ना, उनको भी बताऊंगा। खिचड़ी बन जाती। मैं डेली कितने बादाम, देखो अब सर आप डेली कितने बादाम खाते हो, हाँ मैं बादाम तो खाता हूं यार, बिल्कुल खाता हूं, आपको भी खाने चाहिए। लास्ट स्लाइड बेटा देख लो फटाफट, ये सेकंड लास्ट बोला था तुमने, ये सेकंड लास्ट बच्चा, अगर पिक लेना जल्दी से ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये लास्ट स्लाइड, ये ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ूं, ये कॉपी हो गया बच्चों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जल्दी करो जल्दी करो। चलो अभी अभी समझते जाओ, अभी मैं उसमें बात नहीं कर रहा कि यार याद कैसे करते हैं या वो सब नहीं, अभी अभी समझना, अभी बहुत सारा पढ़ना अपने को। देखो मैंने तुम लोगों को अभी ए कैटेगरी के जितने कार्बोकेटायन है उनके ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में थोड़ी समझ दी। अब मैं विनाइलिक अराइलिक एसिटिलिक इनको इंडिविजुअली बनाऊंगा, अलग अलग बनाऊंगा, तो इनको अलग अलग बना रहा हूं। सबसे पहले मैं बनाता हूं ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, या यहां पर आर वार भी आ सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। विनाइलिक टाइप का कार्बोकेटायन है कुल मिला के, विनाइलिक। बच्चा थोड़ी सी मैं तुम्हें पोजीशनिंग बताता हूं, सुनो। अभी अब याद करना हमेशा के लिए पोजीशनिंग, ध्यान देना बेटा। जैसे अपने पास में ये कुछ है, ये कुछ है, तो इसमें ये जो साइड्स होती है ना बेटा, ये वाली और ये वाली डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो साइड्स होती है ना, इनको अलाइलिक कहते हैं। अलाइलिक नहीं, सॉरी गलत, अलाइलिक नहीं, विनाइलिक, इनको विनाइलिक कहते हैं। ये विनाइलिक साइड्स होती है, विनाइलिक विनाइलिक। तो जब भी कहीं विनाइलिक विनाइलिक होगा ना, आप देखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन की साइड को विनाइलिक कहा गया होगा। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाली जो साइड होती है ना, इसको अलाइलिक साइड कहते हैं बेटा। ये अलाइलिक साइड होती है, ये वाली अलाइलिक है, ये वाली आपकी अलाइलिक है, इनको अलाइलिक साइड्स कहा जाता है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड अगर बेंजीन का पार्ट है मान लो,
डबल बॉन्ड मान लो बेंजीन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो बेंजीन का पार्ट है, तो बेंजीन वाली जो साइड्स होती है ना, बेंजीन वाली साइड्स, उनको बोलते हैं हम लोग अराइलिक, और बेंजीन की पास वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। तो ये तो बेंजाइलिक साइड, और ये जितनी भी साइड्स हैं, कौन सी, ये वाली हो गई, या 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 ये वाली हो गई, ये सब क्या कहलाती है, अराइलिक साइड्स कहलाती है, अराइलिक साइड्स। जैसे सुनो, मैंने तुमसे पूछा कि यार तुम इसको क्लासिफाई करके बताओ, क्या नाम दोगे, इसका नाम देके बताओ, ये तुम्हें क्या लग रहा है। तो जिस सी पर नेगेटिव है वो, ये साइड कौन सी है तुम्हारे हिसाब से, नेगेटिव यहां पर है, तो ये वाली साइड कौन सी है, जरा बता सकते हो क्या। अरे एक्रिल कहां से आ गया ससुरे, बेंजाइल कहां से आया। बेंजाइल होता है बेंजीन की पड़ोस वाली साइड, ये तो बेंजीन वाली साइड है ना, बेंजीन वाली साइड को क्या बोलते हैं, अराइल। क्या बोला जाता है, अराइल। विनाइल भी नहीं, गलत बात। विनाइल कब बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड हो, बेंजीन का नहीं हो। यहां तो बेंजीन वाली साइड है ना, बेंजीन वाली साइड को बोलते हैं अराइलिक, तो ये कहलाएगा अराइलिक एनायन, अराइलिक कार्ब एनायन, ये नाम होगा इसका। जैसे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा बताओ। इस कार्बेनायन वाली साइड कौन सी साइड है, देख के बताओ, इसे रेफर करके बताओ जो मैंने लिखा है बोर्ड पर। बेंजाइलिक, बिल्कुल, बेंजीन के पड़ोस वाली साइड, ये बेंजाइलिक कार्ब एनायन है। तो ये क्या है बेटा, बेंजाइलिक कार्ब एनायन, ठीक है, बेंजाइलिक साइड है, ठीक है। जैसे 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 मुझे बताना, इसको डिफाइन कर सकते हो कि बेटा ये जो कार्बन आयन मैंने बनाया ये किस किस तरह की कैटेगरी होगी, क्या कहोगे आप इसको। अराइलिक, अराइलिक, अराइलिक नहीं, गलत बात, अलाइलिक। तुम ससरो अराइलिक, एक्राइलिक कुछ भी बोल रहे हो, मतलब है। डबल बॉन्ड के पास वाली साइड इज अलाइलिक, तो डबल बॉन्ड के पास वाली साइड पर नेगेटिव है, तो ये है अलाइलिक कार्ब एनायन, अलाइलिक पोजीशन पे कार्ब एनायन है, तो अलाइलिक कार्ब एनायन, ऐसे नाम होते हैं इनके, कार्ब एनायन। एक आध तो सही बता दो यारों, एक आध तो सही बता दो प्लीज, बताओ जरा, ये कौन सा नया वाला, विनाइलिक। अब सही, अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक दो तो बिल्कुल जानबूझ के गड़बड़ करते हैं ताकि सर उनका नाम लें। विनाइलिक, विनाइलिक कार्ब एनायन। चलो इसको अब लास्ट लास्ट बताओ जरा, इसको क्या डिफाइन करोगे, कार्बोकेटाइन वाली साइड कौन सी है ये है अलाइलिक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पास वाली साइड पर पॉजिटिव है, अलाइलिक, तो दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है, फटाफट लिख लो। तो ये यार अब मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, अलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक याद रखना, डबल बॉन्ड वाली साइड्स को विनाइलिक कहते हैं, उसके पास वाली साइड को अलाइलिक। अगर डबल बॉन्ड बेंजीन पे है तो बेंजीन वाली साइड अराइलिक, बेंजीन के पास वाली साइड बेंजाइलिक, ठीक है। लिख लो फटाफट जल्दी से, फिर मैं विनाइलिक कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर बताऊंगा। डन, नोटेड, परफेक्ट, आगे बढ़ता हूं। तो ये चारों पोजीशंस याद रहेंगी, इनको याद रखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड वाली साइड्स को विनाइलिक कहेंगे, डबल बॉन्ड के पास वाली साइड को अलाइलिक कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड बेंजीन का पार्ट है तो बेंजीन वाली साइड्स अराइलिक, बेंजीन के पास वाली साइड बेंजाइलिक, ठीक है। चलो भैया, तो विनाइलिक कार्बोकेटायन, अब ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल खेल है, कैसा होता है ये। बच्चों देखो, ये जो आपका विनाइलिक कार्बोकेटायन होता है ना, इसमें ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव है इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। अब ये अलग अलग बातें हैं।
इसीलिए कोई ये कहे कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, यार जनरलाइज तो नहीं है। विनाइलिक में कार्बोकेटाइन वाला कार्बन sp है तो है, क्या करें। इन जनरल हाँ मोस्ट ऑफ कार्बोकेटाइन sp2 दिखते हैं, बट ये वाला sp है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तो pp ऑर्बिटल के लेटरल ऑर्बिटल से बना है। कार्बोकेटाइन है तो भैया एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, तो यहां पर प्योर 2p ऑर्बिटल खाली है। और हाइब्रिडेशन क्या, सिग्मा सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विनाइलिक कार्बोकेटाइन वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और वैकेंट ऑर्बिटल 2p होता है। याद रखने वाली बात है तो। अच्छा, जो अराइलिक होता है वो कैसा होता है, अराइलिक मतलब बेंजीन वाली साइड, यहां पर पॉजिटिव। इसको समझना जरा, ये कार्बोकेटाइन कैसा होगा 3D में। यार इसको हटा दो, बेंजीन तो दिख रही है ना, तो बेंजीन दिख रही है तो बेंजीन वाला जो सिस्टम हो तो एज इट इज दिखेगा। तो बेंजीन वाला सिस्टम तो एज इट इज दिखेगा, यहां पर H है ही, 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 यहां पर H है ही। अभी कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा हूं, बेंजीन ही बना रहा हूं। अगर बेंजीन बनाओ तो बेंजीन मुझे ऐसा दिख रहा है, ये बेंजीन का VBT डायग्राम। ठीक है, बेंजीन। अब पता है क्या कर रहा हूं, मुझे ये केटायन बनाना है। ये केटायन पता है कैसा होगा, कोई बता सकता है बेटा ये वाला बॉन्ड कैसे बना होगा, ये CH बॉन्ड। आप बता सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग आपका पढ़ा हुआ है। CH बॉन्ड किन ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, बता सकते हो। sp2s, बिल्कुल sp2s से बना है। मतलब अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम पता है कैसा होगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा होगा बेटा, कि यहां पर sp2 ऑर्बिटल है प्लेन के अंदर कार्बन का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आया स्फेरिकल 1s, और ये CH सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसे ही पढ़ा है ना आप लोगों ने, ऐसे ही होगा। sp2 से ओवरलैप से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, मैं यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा हूं, तो पता है कार्बोकेटाइन क्या, कार्बोकेटाइन में ऑर्बिटल खाली है, तो ये हाइड्रोजन तो आया नहीं, हटाओ इसको। और दूसरा, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन और भी नहीं है। मतलब अराइलिक जो कार्बोकेटाइन होता है उसकी खासियत क्या होती है, अराइलिक कार्बोकेटाइन में जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल इज sp2, जो प्लेन के अंदर है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp2। तो ये वाला कार्बोकेटाइन भी sp2 है, बट अंतर आ गया, अंतर आ गया, अंतर आ गया। ये वाले जो आपके sp2 थे कैटेगरी ए वाले, ये sp2 थे और प्लेन के परपेंडिकुलर 2p ऑर्बिटल खाली हुआ करता था। जबकि अराइलिक में क्या होता है, अराइलिक में ये sp2 ही है, बट वैकेंट p नहीं है, वैकेंट sp2 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, ध्यान रखोगे तो ठीक है, वरना इट्स ओके यार। ये बात नहीं भी समझ में आए तो भी चिंता नहीं, ये तो अब बिल्कुल मतलब हाई लेवल की बातें कर रहा हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल कोर बात आपको बताने के मूड में हूं मैं कि नहीं ठीक है, मेरा काम है आपको ओरिजिनल बातें भी बताना, तो वो बता रहा हूं। नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लेना, हो क्या करें, नहीं आई तो नहीं आई। इस कार्बन को देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये तो समझ में तब आएंगे तो बॉन्डिंग अच्छी हो। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, पीपी में लेटरल ओवरलैप से, पीपी में लेटरल ओवरलैप से। ठीक है, और वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसमें ये sp वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव है, जिसको एसिटिलिनिक कार्बोकेटाइन भी कहते हैं हम लोग, एसिटिलिनिक टाइप का कार्बोकेटाइन, तो उसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है दैट इज sp। मतलब कार्बोकेटाइन के हाइब्रिडेशन भी अलग अलग होते हैं, केस टू केस डिपेंड करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन पे पॉजिटिव sp, अराइलिक वाला sp2, विनाइलिक वाला sp, विनाइलिक वाला sp, उसके पहले वाले लोग सारे के सारे sp2, तो अलग अलग होता है। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ कैटेगरी में sp2 है, इसीलिए इन जनरल आपके स्कूल लेवल पे पूछ लेता है कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो वहां पर आपको sp2 लिखना पड़ता है। बट आईटी में कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा, वो जनरल नहीं पूछेगा, वो देकर कार्बोकेटाइन देकर पूछेगा या स्टेटमेंट जनरल लिखेगा फिर। ठीक है, कॉपी करिए इसको। छाप लिया, जल्दी जल्दी कॉपी करो।
नहीं, डेल्टा बॉन्डिंग कहां से होती है? डेल्टा बॉन्डिंग तो 4 लोब नहीं, कितना है, अगर 1 लोब इंटरेक्ट करती है तो सिग्मा बनता है, 2 लोब इंटरेक्ट करती है तो पाई बनता है, और अगर 4 लोब इंटरेक्ट करती है तो डेल्टा बनता है। तो डी के थ्रू बनता है ना डेल्टा। डेल्टा कहां से आ गया? डेल्टा आईआईटी के सिलेबस में है ही नहीं, जबरदस्ती डेल्टा। हाँ, लेकिन जबरदस्ती है वो, कोई मतलब नहीं उस डेल्टा का। डेल्टा कोई नहीं पूछता आईआईटी के लिए। हाँ, 2p सारे के सारे वैकेंट है बेटा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, सुनो। मेरी आपको एडवाइस है, ये जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप याद रखें। ये ऑर्डर आया कैसे, कंसेप्चुअली अगर समझना चाहते हो तो वो आप समझ में आएगा, अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो पता नहीं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp और वैकेंट ऑर्बिटल है sp। इस कार्बोडाइन का हाइब्रिडेशन है sp2, वैकेंट ऑर्बिटल sp2। इस कार्बोडाइन का हाइब्रिडेशन है sp और वैकेंट ऑर्बिटल p, वैकेंट 2p। और ये जो ए कैटेगरी के कार्बोकैटायन है, इन सब का हाइब्रिडेशन है ए कैटेगरी वालों का sp2, वैकेंट 2p। यहां पर भी वैकेंट 2p। अब देखिए ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया कैसे यार। ये जो तीनों कार्बोकैटायन हैं, इन तीनों कार्बोकैटायन, इन तीनों नहीं, इन दो को देखो पहले। इन दो कार्बोकैटायन को आप ध्यान से देखिए, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप सोचो, हाइब्रिडेशन को आपने मजाक समझ रखा है क्या? एक एटम जब हाइब्रिडेशन करवाता है ना, हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, अगर केमिकल बॉन्डिंग की समझ आपको है तो, कि एक एटम अपने ही ऑर्बिटल्स जो आपस में लड़ रहे हैं, उनके शेप अलग अलग हैं, उनमें एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है, लड़ रहे हैं, अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग करते हैं तो लोग हंसते हैं, एटम को बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। तो एटम क्या करता है, वो कहता है अपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को, अरे मत लड़ो रे, मत जाओ तुम अभी युद्ध करने, मत जाओ अभी ओवरलैप करने, इधर आओ पहले। सबको बुलाता है, इधर आओ वैलेंस शेल वाले, इधर आओ, और उनको समझाता है, बुझाता है। क्या लगा रखा है, मैं स्फेरिकल हूं, मैं डम्बेल हूं, मैं डबल डम्बेल हूं, क्या लगा रखा है, मेरी एनर्जी कम है, मेरी एनर्जी ज्यादा है, क्या लगा रखा है। तो क्या कहता है, नहीं अब ये नहीं चलेगा। समाज हंस रहा है यार। तुम लोग जब ओवरलैप करने जाओगे, बिल्कुल एक जैसे बन के जाओगे, शक्ल सूरत, टी शर्ट का कलर, जींस का कलर, सब कुछ सेम। उसी को तो हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एवरेजिंग ऑफ एनर्जी, शेप एक जैसा। तो जो उनके डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो सब खत्म। और जब वो दरवाजा खुलता है तो अब न कोई 2s है, न कोई 2p है, न कोई d है, अरे सब हाइब्रिड ऑर्बिटल, सब हाइब्रिड ऑर्बिटल। अपनी पहचान खो देते हैं, एक नई पहचान पा लेते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले वो s थे, p थे, डंबेल थे, डबल डंबेल थे, फलाना थे, ढिगरा थे, लेकिन जैसे वो मिक्सिंग हुई, एवरेजिंग हुई, उसके बाद इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म, एक नई आइडेंटिटी सबको मिली, सब एक जैसे, दे ऑल आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल डेफिनेटली अच्छे होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाले होते हैं, तो बॉन्ड्स बहुत अच्छे बनाते हैं। लेकिन सेंट्रल एटम की जान निकल जाती है ये एवरेजिंग करने में। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि मत मंतांतर के जो लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके एकदम इक्वलाइज करना। आप सोच के देखो, हमारे परिवार में ऐसा होता है क्या, सबके विचार अलग होते हैं, सब में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन सेम विचार पे आना, एक जैसे हो जाना, एक ही रंग में रंग जाना आसान नहीं होता। इसके लिए जो नेतृत्व करता है उसको बड़े बड़े मशक्कत करनी पड़ती है। तो हाइब्रिडेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें बहुत एनर्जी लगती है, सेंट्रल एटम की जान निकल जाती है उन सबको इक्वलाइज करने में। लेकिन उसके बाद फायदा क्या होता है, जब वो इक्वलाइज हो जाते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं, उसके बाद जब वो बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अरे मजा आ गई यार, मजा आ गई। ये प्योर जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, उससे अच्छा ऑर्बिटल वो लोग करते हैं और ओवरलैप करते हैं, और क्या एनर्जी रिलीज करते हैं कि जो मादा होड़ी हुई थी, जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी, वो तो कंपनसेट हुई एक्स्ट्रा और रिलीज हो गई। आ हा हा,
ऐसा होता है। और जहां ये नहीं हो पाता वहां बोलते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रेगो रूल, फलाना रूल, ढीगरा रूल, कि pH3 है वहां पर हो नहीं पाता है, नो हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल, क्योंकि वहां पर तो नुकसान ही नुकसान हो गया, ओवरलैपिंग उतनी अच्छी हुई। सही बोल रहा हूं ना, बॉन्डिंग में ये सब बातें पड़ी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली इंटरनल प्रोसेस, ओवरलैपिंग के पहले की प्रोसेस है। तो हाइब्रिडाइजेशन करवाया मतलब हमने, सेंट्रल एटम ने इस उद्देश्य से कराया कि आज मैं ये हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा हूं, आज मैं ये एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, तो मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा, मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा, ये ओवरलैपिंग में हिस्सा हो लेगा। और यहां देखो इन ससुरों ने किया क्या, इस बेचारे कार्बन ने हाइब्रिडेशन करवाया, लेकिन ये देखो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, ओवरलैपिंग कर ही नहीं रहा। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ओवरलैपिंग करता नहीं है ससुरा। कितनी गलत बात यार, कितनी गलत बात। इसका मतलब प्योर ऑर्बिटल खाली हो चलेगा, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़े ना, ओवरलैपिंग ना करे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गलत बात सरासर। इसीलिए दोनों कार्बोकेटायन बेकार, बकवास। हाइब्रिडेशन भी हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, उसके बाद में मतलब दर्शक दीर्घा में बैठे हो, मैच नहीं खेल रहे हो, कमाल है यार। और ऊपर से ये तो बिल्कुल ही नालायक है, ये एसपी बिल्कुल ही नालायक, गलत बात। हमारी केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट कहते हैं कि भैया sp sp2 sp3 में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेशकीमती चीज है, मजेदार चीज है, बढ़िया ओवरलैप वाली चीज है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जितना p कैरेक्टर होता है उतना ही ऑर्बिटल थिनर होता जाता है, लंबा और थिनर होता जाता है। जितना s ऑर्बिट कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना ही वो छोटा और मोटा होता जाता है। ठीक है, तो जितना छोटा और मोटा होगा उतना अच्छा ओवरलैप करेगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है। इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन तो कमाल की चीज होती है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक्सपेक्टेड है कि ये सबसे बढ़िया बॉन्ड बनाएगा। और यहां पर नालायक देखो इसको, sp हाइब्रिडेशन हुआ भी और खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए ये सबसे बेकार है कार्बोकेटायन। उसके बाद में तो मैं थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, हाइब्रिडेशन भी हुआ और ससुरा बॉन्ड नहीं बना। तुम तो समझ यार, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा सा मतलब डूब गया उसमें। हाँ हाँ, बुरा नहीं मानना यार, है ना। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये गलत बात। जैसे कई लोग लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करते, मेरे को गुस्सा आता है, इमोशनल हूं, दिल से पढ़ाता हूं, इसीलिए दिल तक जाता है। ठीक है, तो इमोशनल हो जाता हूं मैं। आगे बढ़ू, चलो चलो चलो, राइट राइट। तो अभी आप तुम लोग इमोशनल हो, तुम तो बिल्कुल समझते जाओ तसल्ली से। तो इसीलिए ये दोनों कार्बोकेटायन बेकार, बकवास। उसमें भी ये बकवास क्यों, समझ में आ गई। अब इनको देखते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़े रहे, उससे तो ठीक है, पी ऑर्बिटल खाली है वो चलेगा। तो भैया पी ऑर्बिटल खाली है, तो ये लोग थोड़े से बेटर साइड है। अच्छा, इनमें भी अगर मैं देखूं, देखो ये sp2 हाइब्रिड विद 2p वैकेंट, sp हाइब्रिड विद 2p वैकेंट। इसका मतलब यहां तो 2p वैकेंट है, लेकिन अंतर क्या है, पॉजिटिव चार्ज sp कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन पर है। मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज sp कार्बन पर अच्छा लगेगा कि sp2 पे अच्छा लगेगा? sp और sp2 में ज्यादा लालची है sp कार्बन, मोर s करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो sp कार्बन इज मोर लालची। तो मोर लालची पे पॉजिटिव अच्छा लगता है कि लेस लालची पे पॉजिटिव अच्छा लगता है, बताना। लेस लालची पे, मतलब sp2 पर पॉजिटिव अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली बेटा sp2 पर पॉजिटिव अच्छा लगेगा। दैट इज द रीजन व्हाई विनाइलिक इज लेस स्टेबल कंपेयर टू दीज वंस। तो कोई पूछे कि मिथाइल और विनाइलिक में ये कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पर sp कार्बन पे पॉजिटिव है, यहां पर sp2 पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज। sp2 पे तो भी ठीक लगेगा, sp पे उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इनमें कंपेयर करें, इनमें अपना रूटीन, इससे यहां बढ़ते हैं। आर को अगर मिथाइल ही डिफाइन कर दो, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हाइपर वाले केसेस, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर, यहां पर और हाइपर, यहां पर बहुत हाइपर, तो मजा आ गई। तो ये अब समझ में आ रहा है अपने को कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हाइपर से अच्छा रेजोनेंस, रेजोनेंस है मेरे पास, और रेजोनेंस है मेरे पास, और रेजोनेंस है मेरे पास, और रेजोनेंस है। यहां क्या होगी? अगर यहां तक तो बात समझ में आई कि चलो ठीक है यार, इससे ही अच्छा क्यों, इससे ही अच्छा क्यों, हाइपर अच्छा, हाइपर से अच्छा कौन सा, रेजोनेंस, रेजोनेंस और रेजोनेंस और रेजोनेंस और रेजोनेंस, यहां तक गजब का रेजोनेंस, इधर भी इधर भी इधर भी। अब ये क्या हो गया, प्रोपाइलियम क्या हो गया? अगर मैं नंबर ऑफ आरएस की बात करूं तो नंबर ऑफ आरएस तो इसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। लेकिन पता ही अच्छा क्यों, ये कहता है माना कि मेरे पास 7 आरएस ही है, माना कि तेरे पास बहुत ज्यादा आरएस है। ऐसे ही एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, बट यूं ही कैलकुलेट करूं तो एक बेंजीन की 5, तो 5 5 10 15, ऐसे ही बोल रहा हूं, एग्जैक्टली तो निकालनी पड़ेगी अपने को। ये बोल रहा मेरे पास 15 आरएस है, ये बोलता है
मेरे पास 15 नहीं, मेरे पास 7 RS ही है। अरे लेकिन मेरे पास जितनी है वो सारी की सारी इक्विवेलेंट है। और दूसरा, माई सेल्फ एरोमेटिक, मेरा पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। दैट इज द रीजन व्हाई प्रोपाइलिन इज बेटर देन दिस वन। भले इसमें RS ज्यादा है, इसमें RS कम है, लेकिन इसमें जितनी RS है सारी की सारी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट RS ज्यादा अच्छी चीज होती है। और अलोंग विद एरोमेटिसिटी आ जा रहे, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। तो ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक लूप का हिस्सा है, और दूसरा 7 इक्विवेलेंट RS है। दैट्स व्हाई ट्रोपाइलियम बढ़िया। लेकिन इसके आगे ये जनाब कौन है यार, ये जनाब कौन है, इनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अभी एक भैया लिख रहे हैं 15 RS वाला एंटी एरोमेटिक। आप सोचो, धन्य हो आप, धन्य हो आप, आपको एरोमेटिसिटी की क्या समझ है यार। एंटी एरोमेटिक कहां से हो गया भाई वो? चलो, अब वो ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल वाला क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो उसको समझाता हूं मैं। मतलब मैं एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात करूंगा, तो ट्राई वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल ऐसा क्या हो गया, ट्रोपाइलिन से ज्यादा क्यों हो गया, उसको मैं समझाऊंगा। उसको समझने के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा। अगर ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल को समझना चाहते हो तो दोस्तों तुम्हें ट्राइंगल का दर्द समझना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ट्राइंगल का दर्द महसूस कराता हूं। तो क्या आप किसी के दर्द को महसूस करने के लिए तैयार हैं? एक बार चैट विंडो पे जल्दी लिख दो। क्या आप किसी के दर्द को महसूस कर पाओगे? ओके, ठीक है। तो देखो जरा, इसके दर्द को महसूस करना है ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसके दर्द पे आएंगे हम लोग। दर्द क्या है, इसको किस बात का दर्द है, समझाता हूं। इसके दर्द को समझने के पहले, क्या आपको याद है कि ट्राइंगल में इंटरनल एंगल 60, अगर प्लेनर मानते हैं, स्क्वायर में 90, वो बात हो गई थी कि अपना एक फॉर्मूला था कुछ, कि अगर उसको प्लेनर मानते हैं, मैंने बता दिया था कि 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन एन, वो बात हो गई थी ना अपनी। हाँ, वो बात हो गई थी, वो तुम्हें पता है। तो अब समझना क्या कारण है कि वो ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ट्रोपाइलियम से ज्यादा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल को। उसको एक्सप्लेन करने के पहले मुझे ट्राइंगल के दर्द को आपको महसूस करवाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल में कार्बन को दर्द क्या है समझना। आप किसी के दर्द को समझने वाले हो तो प्लीज यार, है ना, किसी के दर्द को समझ आप तभी सकते हो जब आप मन से समझोगे। ठीक है, तो मन से समझोगे तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में आएगा नहीं। ये है प्रोपेन। प्रोपेन में CH2, प्रोपेन में CH2 बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। जो वो चाहता था वो है। क्या चाहता था भैया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, ये वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, और बढ़िया ओवरलैप कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल है, जिसको बॉन्ड एंगल भी कहते हैं, वो बॉन्ड एंगल अपना अराउंड 109.5 के आसपास, ये वाला थीटा, ये तो आपको पता ही है। तो अपना जो CH2 है वो बड़ा खुश, प्रोपेन में बड़ा खुश। अरे अब मजा आ गई यार, sp3 है, टेट्राहेड्रल एंगल पे जाना चाहिए, टेट्राहेड्रल एंगल पे ही है, तो बढ़िया है टेट्राहेड्रल एंगल। अब इसी CH2 के जीवन में परिवर्तन आएगा जब मैं CH2 को ट्राइंगल का पार्ट बना दूंगा। तो मैं इसको ट्राइंगल का पार्ट बनाने जा रहा हूं। जैसे ही ट्राइंगल का पार्ट बनेगा, दर्द महसूस करेगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये इधर जाना चाहता है, ठीक, प्रोपेन वाली स्टाइल। अब हम चाहते हैं CH2 को कि CH2 भैया आप ट्राइंगल का पार्ट बनो, ट्राइंगल का पार्ट बनो, ट्राइंगल CH2 और इन दोनों CH2 को जोड़ने वाली ये लाइन, समझते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से ना, इन दोनों CH2 को जोड़ने वाली ये लाइन, ये ट्राइंगल हम चाहते हैं कि भैया ट्राइंगल बने। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन जनाब का, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो प्रोपेन में इस तरफ जा रहा था और इस तरफ जा रहा था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया आप इस लाइन पर आके ओवरलैप करें, क्योंकि हम लोग हमेशा पसंद करते हैं कि दो एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली एक्सिस पर ऑर्बिटल आए और ओवरलैप करें, सिग्मा बॉन्ड बनाए, हमें क्या परेशानी। तो हम चाहते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भैया
आप जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं, आपको ट्राइंगल का पार्ट बनना है, तो आप इस इंटरन्यूक्लियर जॉइनिंग एक्सिस पे आके ओवरलैप करिए। तो हम चाहते हैं कि भैया आप यहां पर आइए, यहां पर आइए। अब यहां पर इसको लाना चाहते हैं, इन जन को कहते हैं कि आप इस एक्सिस पे आके ओवरलैप करिए। तो बेसिकली हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना इनको शिफ्ट करना चाहते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आइए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सपोज हम चाहते हैं कि भैया आप डेल्टा इधर आओ, आप भी डेल्टा इधर आओ, और ये वाला एंगल हमें पता है क्योंकि ट्राइंगल का एंगल है 60 है। तो हमारी इक्वेशन आ रही है 2 डेल्टा प्लस दिस थीटा विच इज 60, या थीटा लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल एंगल। ये पूरा एंगल कितना है, ये तो टेट्राहेड्रल एंगल है ना, 109.5 डिग्री। तो यहां से 2 डेल्टा चेक करते हैं कितना, 109.5 माइनस थीटा, माइनस थीटा। अच्छा, अगर ट्राइंगल होगा बेटा तो ट्राइंगल में ये जो इंटरनल एंगल थीटा होता है दैट इज 60। अगर स्क्वायर है तो दिस थीटा इज 90, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर पेंटागन है तो दिस थीटा इज 108। अगर हेक्सागन है तो दिस थीटा इज 120। अगर हेप्टागन है तो अलग। ठीक है, तो इन जनरल मैं चाहता हूं तुम 2 डेल्टा की वैल्यू मुझे बताओ कि 2 डेल्टा कितना कितना आ रहा है इन सब में, फटाफट। तो ये फॉर्मूला मैंने जनरलाइज कर दिया, तो मुझे बताओ थीटा 60 प्लेस करके पूरा 2 डेल्टा कितना कितना आ रहा है, एक बार फटाफट लिख दो ना यार। 24.75 कि 25, अलग अलग क्यों बोल रहे हो यार, ये दो आंसर क्यों दिख रहा है मुझे। 2 डेल्टा कितना है, 49.5, कुछ बोल रहे हैं 49.5, ठीक है कुछ। तो यहां आ रहा है बेटा 49.5। अब यार ये कैलकुलेट तुम कर लो यार, मैं नहीं करूंगा, जोड़ भागी गुणा भाग में नहीं करना। अगला कितना आ रहा है, स्क्वायर में कितना आ रहा है बता। 19.5, 19.5, ठीक 19.5। इसमें कितना आ रहा है, पेंटागन में कितना आ रहा है बेटा 1.5, ठीक 1.5। अगला भी कैलकुलेट करो, ये सब प्लस में आ रहे हैं। इसमें कितना आ रहा है, हेक्सागन में माइनस आएगा शायद, माइनस 10.5। परफेक्ट 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 परफेक्ट। समझिए 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 समझिए, अब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। इसका मतलब वो जो CH2 था, जो प्रोपेन का पार्ट था, वो बड़ा खुश था अपनी जिंदगी से। मजा आ गया यार, जो मैं चाहता हूं, जिधर जाना चाहता हूं वहां जा पा रहा हूं, कहीं कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। लेकिन जब उस CH2 को हमने ट्राइंगल का पार्ट बनने के लिए कहा, तो उसको कहा भैया आप जिधर जाना चाहते हो टेट्राहेड्रल एंगल पे, आप उधर नहीं जा सकते, आपको ट्राइंगल का पार्ट बनना है। तो आप एक काम करिए, इधर आइए, आप इधर आइए। तो दोनों को मिलाकर हम चाहते हैं 50 डिग्री आप शिफ्ट हुई है, मतलब जहां आप जाना चाहते हो 50 डिग्री, लगभग इससे बोलना 25 डिग्री तू इधर आ, 25 डिग्री तू इधर आ। तो ये कहता है चलो मैं आता हूं, आता, तो आने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, ये भी कोशिश करता है, लेकिन कोई 50 डिग्री मैनेज हो रहा क्या यार। ये कोशिश करते हैं, रास्ते में आके फैल जाते हैं, बोले हम तो नहीं आ रहे, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो इसमें होता क्या है, ट्राइंगल में एक्चुअल बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो ये ट्राइंगल का CH2, तो इसमें एक्चुअल बॉन्डिंग कैसे होती है, जाना ये चाहता इधर था एक्चुअली, और हम इसको कहां लाना चाहते थे, हम इसको लाना चाहते थे यहां पर, यहां लाना चाहते थे। जाना ये चाहता इधर था, लाना हम इधर चाहते थे, ना इसकी हो पाई ना हमारी हो पाई। अरे ससुरी, ये तो बीच की कुछ हो गई। अरे ले, बीच का कुछ हो गया, ले ये बीच का कुछ हो गया, ना उसकी ना हमारी, ये तो कुछ और है ससुरी। ये इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पता है क्या, ट्राइंगल में समस्या क्या है, ट्राइंगल में समस्या ये है, ये इंटरन्यूक्लियर जॉइनिंग एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर जॉइनिंग एक्सिस, एक्चुअल जो बॉन्ड बनता है वो यहां नहीं बनता, वो ऐसा है, ये ऐसा ऐसा। मैं आज मॉडल लाना भूल गया, वरना तुम्हें दिखाता, लाऊंगा मैं मॉडल, बताऊंगा तुम्हें कि ये बॉन्ड यू टिड्डा दिखता है, टिड्डा, यू कर्व्ड आपको दिखेगा ट्राइंगल में। इसका मतलब ट्राइंगल में परेशानी क्या हो गई, ट्राइंगल में परेशानी ये हुई कि देखो, अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस को जॉइन करने वाली एक्सिस पे आके ओवरलैप करते हैं, अरे मजा आ जाता, क्या सिग्मा होता। अगर न्यूक्लियस को जॉइन करने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर आके ओवरलैप करते तो बोलते पाए। लेकिन ट्राइंगल में क्या हो गया,
यू जा नहीं सकता, यू आ नहीं पा रहा, ससुरा यू हो गया, यू न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले एक्सिस ये है, उस पर आके ओवरलैप हुआ नहीं, यू बीच में आके ओवरलैप हो रहा है। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये सिग्मा है, लोगों को लगता है कि ये सिग्मा है, बट ये वो सिग्मा नहीं है जो लोग जानते हैं। लोग जिस सिग्मा को जानते हैं वो ये जानते हैं कि इंटरन्यूक्लियर जॉइनिंग एक्सिस पर आकर ओवरलैप हुआ और सिग्मा बना। यहां पर ये ओवरलैप ऐसा नहीं हुआ, ये ओवरलैप ऐसा हुआ है। तो ये सिग्मा बना जरूर है, बट ये इस सिग्मा में वो सिग्मा वाली बात नहीं होती जो इस सिग्मा में बात होती है। इसीलिए ये बड़ा दुखी होता है। इस सिग्मा में वो जोश नहीं होता, वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बात नहीं होती जो इसमें होती। इसीलिए ये जनाब जो होते हैं ना, ये बात बात पे टूट जाते हैं, बात बात पे टूट जाते हैं। हाँ, जैसे इनके पास में कोई कार्बोकेटायन आया, ये ट्राइंगल है, कार्बोकेटायन आया, कोई भूखा व्यक्ति आया, भूखे को देखकर अरे मजा आ जाता है इनको, अरे वाह भूखा आ गया, मजा आ गया, और ये सिग्मा बॉन्ड जो वीक सिग्मा बॉन्ड है तुरंत टूट जाएगा, और टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन ने ली और उसको दे दी, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड और ये कार्बोकेटायन। ऐसे ही ये देखिए, मतलब ससुरा ये हो क्या रहा है, ये कुछ भी चल रहा है। ट्राइंगल अपने जीवन से, मतलब अपने उस स्ट्रेंथ से इतना परेशान है कि वो बात बात पे टूटना पसंद करता है। मुझे तो टूटना है, मतलब ये पहला व्यक्ति है जो टूट के खुश हो रहा है। अच्छा वो ससुरा में टूट गया, मेरा ट्राइंगल टूट गया, डांस कर रहा, आप ध्यान से देखो तो देखो इसको, डांस कर रहा है, ये चार्ज को स्टेबलाइज तो कर ही रहा है, चार्ज को डिलोकलाइज कर रहा है, मतलब स्टेबलाइज तो कर ही रहा है, बट डांस कर करके स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, हिप हॉप डांस, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस मैं घर से नहीं लाया हूं, ये टेक्निकल टर्म है, दिस इज टेक्निकल टर्म, बिल्कुल लिटरेचर में है ये। वाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस अलग ही चीज, अलग ही तरह का रेजोनेंस है, अलग ही बात है। तो क्या आपको ट्राइंगल का दर्द महसूस हुआ, और क्या आपको पता लगा कि ये ट्राइंगल अपने दर्द से छुटकारा कैसे पाना चाहता है, क्यों ये खुश हो जाता है? तुम्हें समझ में आता है यार मैं क्या पढ़ाता हूं? कितने लोग हैं जो उसके दर्द को समझ गए? एक जनाब लिख रहे हैं, सर मैं उसके दर्द को देख के है ना, मैं टूट गया हूं सर उसके दर्द को। बेटा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना उससे इतना, ठीक है सर? मैं तो, मेरी आंखों में आंसू आ गए सर। चलो चलो, रोज रोज नया टाइप का रेजोनेंस लाते हो यार सर, कहां से लाते हो आप ये? चलो 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 आगे बढ़ूं। मैं भी थोड़ा सा क्या इमोशनल हो गया था यार, मतलब जब भी आता है ना, मतलब मेरे दिल से आवाज निकलती है, किसी का दर्द मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, समाज को बता रहा हूँ, तो अगर मैं डूब के नहीं बताऊंगा तो इसका दर्द मैं कैसे समझा पाऊंगा यार, बताओ तो, ठीक है राइट? अरे को अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा, अभी तो अपन डूब रहे थे। तो ये डांसिंग रेजोनेंस, मतलब कुल मिला के समझ में आए तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। अपने को याद क्या रखना है, why cyclopropyl methyl carbocation is more stable, this is due to dancing resonance बेटा, this is due to dancing resonance, ठीक है? अभी इस पे थोड़ी बात अपन और करेंगे। अब थोड़ा सा नोट करो बेटा, हम और आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, कहां तक आ गए थे? अरे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, वाओ यार, चलो यहां तक हो गया था ना, यहां तक हो गया था यार। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें मतलब मेरी ऑर्गेनिक समझ में आती है कि नहीं आती? ईमानदारी वाली बात, तुम्हें मेरी ऑर्गेनिक मतलब समझ में रियली आती है कि क्या यार, एक ऐसे अजीब सर मिले हैं यार, ऐसा तो नहीं सोचते हो? क्या बात है, कैसी बात कर दी सर आपने। चलो छापो, अब छापो, बातचीत नहीं, छापो, यहां से छापो बेटा। पहले ये लिखो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, अब इसके बारे में डिटेल अपन और देखेंगे पहले, फिर यहां पर। अब ये कॉपी कर लो यार, क्या है समझा तो मैंने दिया, क्या लिखो इसमें, तो जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी कर लो। इसको स्क्रॉल करूंगा उसके बाद में, और यहां पर बस हम एक टाइटल चाहे तो लिख सकते हैं, बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन। बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है? और इसका नाम, टेक्निकल नाम मैं आगे बताऊंगा, ये है बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थियरी, जो मैंने आपको बेसिकली सिखाई है, अभी नाम पे मत जाओ।
अभी तो बस दर्द में दर्द के नाम से सिखा दिया मैंने। अरे कोई बात नहीं बेटा, मत प्रकृति बिल्कुल परेशान नहीं हो ऑर्बिटल डायग्राम को लेके बेटा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, लिटरली उसके बिना भी ऑर्डिक समझी जा सकती है। तो किसी भी चीज को मन पे हावी मत होने दो। अरे बस बस बस। अब ठीक है ना बेटा, इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिक में बेटा। अभी मैं प्रियांश इसके ऊपर बात करूंगा, अभी मत परेशान हो। अभी मैंने बस इंट्रोड्यूस किया बेटा डांसिंग रेजोनेंस क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन और करेंगे। अरे थैंक यू प्रणव, थैंक यू सो मच बेटा। बाउंसर गया श्रेय, नो इश्यूज एट ऑल। सुनो बेटा, अगर किसी भी बच्चे को बाउंसर गया है, मैं उनको एडवाइस करूंगा जब जब भी रिकॉर्डिंग एक्टिवेट होती है एक बार समझना, समझ में आ जाएगा। और इफ इन केस नी भी समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं, अपने काम की बात क्या वो मैं अभी बताऊंगा, उसको याद कर लेना फिर, ठीक है ना, उसको याद कर लेना। बाउंसर गया तो कोई चिंता नहीं बेटा। चलो बच्चों, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं आज ये स्टेबिलिटी वाला मामला अपना खत्म हो जाए, वरना इसमें उलझे रहेंगे अपन। आगे मुझे अगले लेक्चर में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ाना है, तो थोड़ा मेरा साथ दो प्लीज। इसको फटाफट कॉपी करो, मैं आज इस बात को खत्म करना चाहता हूं। CH2 में नहीं, एक्चुअल बॉन्ड ये कर्व्ड है ना बेटा, इसलिए मैंने लाइन नहीं बनाई, वरना तुम कल से वो हो जाएगी कि कार्बन पेंटावैलेंट हो गया। कार्बन को पेंटावैलेंट मत करना, ये तो इंटरन्यूक्लियर जॉइनिंग एक्सिस से डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। कॉपीड, कैन वी मूव बच्चा। आगे बढ़ता हूं, हाँ जी। अब इसको बना लो डांसिंग रेजोनेंस। यहां पर आप लिख लेंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ये स्टेटमेंट भी लिखना। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन is stable due to dancing resonance. This is dancing resonance. तो चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है बच्चों। अब स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। हमारी काम की बात क्या है, ये तो सब ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस से फलाना है, डिग रहा है, लेकिन हमें याद क्या करना है वो मैं समझा रहा हूं, समझना समझना। ध्यान देना, हमें दो तीन बातें याद रखनी। क्या, साइक्लोप्रोपाइल रिंग में भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल के पास वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो ये स्टेबल होता है। नाम याद रखना, कोई पूछे क्यों, डांसिंग रेजोनेंस। समझ में आए नहीं है, नाम डांसिंग रेजोनेंस याद रखेंगे। दूसरी बात, ये वाला आपके बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है बेटा। ये जो बेंजाइलिक है ना, जिसमें पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, उससे ज्यादा अच्छा है ये। लेकिन 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 अभी अभी मैं पूरी बात समझा रहा हूं, पूरी बात सुनो पहले। जैसे डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये डायफिनाइल से ज्यादा, इससे ज्यादा अच्छा। ट्राई वाला, ट्राई वाले से अच्छा। बच्चों सुनो, स्पेशल बात, ये अपने को अब याद करना है बेटा। क्या याद करना है, समझाता हूं। सुनो, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, एक बात तो अपने को याद रखनी है। उसके बाद जब भी डांसिंग वाले का कंपैरिजन बेंजीन वाले से हो, तो इसमें याद रखें, अगर रिंग्स का नंबर सेम है, एक रिंग, दो रिंग दो रिंग, तीन रिंग, तो अगर नंबर ऑफ रिंग्स सेम है और डांस है, तो ढिंका चिका, डांसिंग रेजोनेंस को पता है मैं अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, ढिंका चिका।
तो याद रखना, अगर नंबर ऑफ रिंग्स सेम है तो विच विल बी डोमिनेटिंग? ढिंका चिका। समझ में आया? डांसिंग रेजोनेंस को मैं क्या बोलूंगा? ढिंका चिका। चलेगा? हाँ, तो अगर नंबर ऑफ रिंग्स सेम हो तो ढिंका चिका विल बी डोमिनेटिंग। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिंग्स अलग अलग हैं, यहां 2 रिंग है, यहां 3 रिंग है, देन नंबर ऑफ रिंग्स विल बी डोमिनेटिंग। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होगी वो वाला रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। समझ में आई बात? ये याद रखना, ठीक है? चलो अब लिखो, फटाफट लिखो लिखो लिखो। तो इसको ऐसे याद रखना, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। कर लिया नोट? चलो अब सुनो, अब लास्ट बात, जाते जाते बस एक बात और, फिर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूं। जाते जाते एक बात और। तो ये कहता हमारे पास हाइपर है, ये कहता हमारे पास रेजोनेंस है, मेरे पास और ये कहता है मेरी 7 इक्विवेलेंट आरएस में एरोमेटिक पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट, ये कहता है मैं ढिंका चिका, मैं ढिंका चिका। लेकिन दोस्तों तुम्हें ताज्जुब होगा, ये कितना ही डांस कर ले, ये कितना ही बोल दे मैं एरोमेटिक, ये कितना ही बोल दे मैं रेजोनेंस, इन सबसे बेहतरीन एक कार्बोकेटायन और होता है, ये टुइया सा कार्बोकेटायन, ये छोटा सा कार्बोकेटायन, इन सबसे भारी, इन सबसे भारी। ये कार्बोकेटायन कौन सा? Z मस्ट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटायन होता है वो कार्बोकेटायन होता है जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो, लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो, और वो एटम सेकंड पेयर से बिलोंग करता हो। अगर ऐसा हुआ, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसका कारण बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें है भूलने वाला रेजोनेंस। मतलब ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ये जनाब क्या कहते हैं, मुझसे बेहतरीन कोई नहीं, लेकिन इनसे ज्यादा बेहतरीन होगा ये वाला टुइया सा कार्बोकेटायन। ये टुइया सा कार्बोकेटायन, यहां OH लगा दिया मान लो, ये इससे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बच्चों, ये देखिए, दिस इज द कैटायन हैविंग वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट। ये जितने तुम्हारे कार्बोकेटायन है, जितने भी ये लाइन से जो लाइन बना के आ रहे हैं, ये डांस कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, ढीकरा कर रहा, अरे लेकिन कार्बोकेटायन तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही है ना, कार्बोकेटायन वाला कार्बन तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही है ना, इनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। दिस इज द ओनली केस जहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी विद कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए वो बेहतरीन है। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला जो कार्बोकेटायन है, भूलने वाला रेजोनेंस सेकंड पीरियड वाला जो होता है, अनपैरेलल होता है, उससे बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है कार्बोकेटायन में। समझ में आई बात? इस पर अपन प्रैक्टिस अगले लेक्चर में करेंगे, राइट? चलिए, हाँ फिर से ट्विस्ट आ गया फिर से ट्विस्ट आ गया। तो तुम सबसे पहले तो ये लिखो भैया, ये इस पे मैं बात और करूंगा बेटा, मुझे याद दिला देना। ये वाली बात यहां पर नोट करिए पहले, तो ये वाली बात यहां नोट करिए जल्दी से, और फिर अगले लेक्चर में तुम्हें अब इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, भूलने वाले रेजोनेंस पे, ठीक है ना? राइट, स्लाइड शो देख लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ कम ज्यादा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट, आप सस्पेंस छोड़ देते हो। एकता कपूर भी यही करती है बेटा सीरियल्स में, तभी तो भीड़ बढ़ती है देखने के लिए। 2 3 4, रिकॉर्डिंग का मुझे भी नहीं पता, लाइव लेक्चर आपको लेना ही है। 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया ना अपना? चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।